हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश और जयंती मलिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र सीरीज में वीडियो। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कंसेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी से जितनी भी देर की क्लास होगी आप अच्छे से सीखिएगा। यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक भी दिखाया जाएगा जिससे आप केमिस्ट्री को आसानी से क्या कर सकें, याद रख सकें। केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी पेपर होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ याद रखने पड़ते हैं, तो आप धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है CaCO3 कन्वर्ट हुआ है CaO और CO2 में, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़े तो आपको कुछ रासायनिक अभिक्रिया के टाइप आपको पता होने चाहिए। जैसे आपके पास संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, ठीक है। और भी हम कुछ अभिक्रिया को देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे संयोजन है, आप जब भी समीकरण आपको दे और पूछे किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आपको देखना होगा कि वह उसमें हो क्या रहा है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, एक अभिक्रिया का टाइप क्या है, संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन, हिंदी में उसका अर्थ होता है जुड़ाव। उसी को एक भाषा में संश्लेषण भी कहते हैं, सिंथेसिस। तीन नाम पूछ सकता, संयोजन, संश्लेषण, कॉम्बिनेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो आप इसमें संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव। तो देखिए यहाँ C का मतलब है कार्बन और O2 का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है, ये कार्बन है। कार्बन ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना दिया, CO2। तो हम क्या देख रहे हैं, एक पदार्थ, एक दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण कर दिया। मतलब इधर दो था, दो जुड़ के क्या बना दिया, एक। तो यहाँ क्या हुआ, संयोजन हुआ, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है वियोजन, जस्ट इसका उल्टा वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, कोई एक बड़ा यौगिक, ठीक है, एक बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में बढ़ जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, वियोजन। मतलब एक पदार्थ, इधर कितना पदार्थ है, एक पदार्थ, या टूट गया कितने पदार्थ में, दो पदार्थ में। कितने पदार्थ में टूट गया, दो पदार्थ में। तो यह क्या कहलाया, वियोजन। यहां भी देखिए, तो जो आपका क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें भी आप देखिएगा तो कोई एक पदार्थ है, यह कितना पदार्थ है, एक। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कोई एक यौगिक है, यह कितने पदार्थ में टूट गया, दो भाग में टूट गया, एक CaO और एक CO2। तो हमने अभी आपको सिखाया, जब एक कोई बड़ा यौगिक दो भाग में टूटता है तो वह क्या कहलाता है, वियोजन। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, वियोजन, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां यह न दे करके यह समीकरण देता C+O2 बराबर CO2, तो हम क्या देखेंगे, C और O2 जुड़ के CO2 बनाया, मतलब दो चीज जुड़ के एक बनाया है, तो वहां क्या होगा, संयोजन। उसी तरह होता है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एक कोई हाईली रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील धातु किसी कमजोर क्रियाशील धातु को हटा करके उसका स्थान ले लेता है, तो यही अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए, Fe का मतलब होता है लोहा, ठीक है। Fe क्या है, लोहा है। लोहा किसको हटा रहा है, CuSO4 में Cu को। Cu मतलब होता है कॉपर। लोहा ने किसको हटा दिया, कॉपर को हटा दिया, और इस कॉपर का स्थान ले लिया और यहाँ बना दिया। यहाँ से Fe उड़ के आया है और Cu को हटा दिया और क्या बना दिया, FeSO4 और Cu यहाँ। तो जब इस टाइप की अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को हटा करके उसका स्थान ले लेता है, तो यह अभिक्रिया विस्थापन कहलाती है। तो जब भी समीकरण आपको दे, आपको देखना होगा क्या कोई धातु, Fe क्या है, धातु है, लोहा होता है। Fe मतलब लोहा। लोहा ने किसको हटा दिया, कॉपर को हटा दिया और उसका स्थान ले लिया, तो वहां क्या होगा, विस्थापन। अब द्विविस्थापन, नाम से ही क्लियर है। यहाँ विस्थापन था तो एक कोई धातु किसी दूसरे को हटा रहा था। द्विविस्थापन में दो आदमी को हटाया जाएगा, दो धातु को हटाया जाएगा, सॉरी आदमी नहीं, दो धातु को। अब देखिए यहाँ से Fe हटा है और किसके साथ जुड़ गया है, SO4 के साथ। Fe यहाँ से इस SO4 के साथ जुड़ के क्या बना दिया, FeSO4। और यहाँ से जो H2 निकला, ठीक है, वह H2 के साथ कौन चिपक गया, S। तो यहाँ क्या बना दिया, H2S। तो हमने क्या देखा, दो दो धातु, दो दो पदार्थ आपस में एक्सचेंज किया। एक्सचेंज मतलब अपने स्थान को बदला है। यहाँ से Fe चले गए SO4 के साथ, यहाँ से सल्फर चले गए H2 के साथ, और दो दो पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो जब दो बार ऐसी चीज होगी ना, उसको क्या बोल देंगे, द्विविस्थापन।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? वियोजन। आइए नेक्स्ट, उपचयन में निम्न में से क्या होता है? अब आपको यहाँ पे एक धांसू ट्रिक बताते हैं जिससे आपको जीवन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक है उपचयन, हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचयन। इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जब आप ऑक्सीडेशन का उच्चारण करते हैं तो पहला शब्द आता है ओ, और ओ बोलने के लिए आपका मुंह कैसा बनेगा? गोल। ओ, अब बोल के देखिए, मेरे साथ ही बोल के देखिए ओ, तो आपका मुंह गोल बनेगा, मतलब आपके होंठ जो है वो गोल बनेंगे। और ऊ में भी क्या बनेगा? ऊ का उच्चारण में भी ऊ गोल बनेगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन का ही नाम क्या है? उपचयन। कई बार कंफ्यूजन होता है, ऑक्सीडेशन उपचयन को कहते हैं या अपचयन को कहते हैं। तो आपको अब याद रह जाएगा ऑक्सीडेशन ओ और उपचयन ऊ, दोनों का उच्चारण करते समय मुंह गोल बनता है, होंठ जो है आपके वो कैसे बन रहे हैं? गोल। इसका मतलब ऑक्सीडेशन को ही क्या बोलते हैं? उपचयन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन नाम आ रहा है ना, ओ आ रहा है, ओ एक्स, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अब आपको याद ही नहीं करना होगा, जैसे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, ठीक है? क्यों? ऑक्सीडेशन ओ, उपचयन ऊ, दोनों का उच्चारण में मुंह गोल बन रहा है, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन नाम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? हानि होगा, हानि मतलब त्याग, ठीक है? या हाइड्रोजन क्या होगी? निकलेगी। तो इस सब चीज अगर तीन प्रकार से यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा या उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है, इलेक्ट्रॉन का हानि होना उपचयन है, हाइड्रोजन का निकलना क्या है? उपचयन है, ठीक है? तो अब इसमें कैसे याद रखेंगे? केवल एक चीज जुड़ रहा, ऑक्सीडेशन में केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा, बाकी सब चीज क्या हो रहा है? निकल रहा। मतलब ऑक्सीजन सिर्फ जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। अगर आपको ऑक्सीडेशन याद है तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। रिडक्शन मतलब अपचयन, ठीक है? अब इसको याद ही नहीं करना, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, तो रिडक्शन मतलब अपचयन। अब इसमें क्या हो रहा? ऑक्सीजन की हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसमें हानि होगा। इलेक्ट्रॉन उसमें हानि हो रहा था तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लाभ होगा। लाभ मतलब जुड़ेगा। और हाइड्रोजन क्या होगा? वह भी जुड़ेगा। आई होप आपको यह चीज समझ में आ गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में उपचयन है, शब्द क्या आ रहा है? उपचयन। उप का उच्चारण करते समय ऊ, होंठ गोल बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजन का योग कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। अब रुक जाइए, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हम बोले थे जब एक चीज जुड़ेगा तो बाकी चीज क्या होगा? हटेगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? हट रहा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इसका मतलब यह भी ऑप्शन सही है। अगर इलेक्ट्रॉन हटेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन भी हटेगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं केवल ऑक्सीजन जुड़ेगा, बाकी सब चीज क्या होगा? हटेगा। तो हाइड्रोजन का भी क्या होगा? वियोग का मतलब होता है त्याग करना। इसका मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर आपका डी है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है? अब देखिए, जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब जल को किसी पात्र में रखा जाता है, इलेक्ट्रोड के सहारे इलेक्ट्रोड उसमें डाल दिए जाते हैं और बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो आप यहाँ देखिए, यह वाला चीज कैथोड है, यह वाला चीज क्या है? एक सेकेंड, अलग कलर ले लें। यह वाला चीज आपका कैथोड है। और कैथोड किस धन से जुड़ा हुआ है? बैटरी का छोटा वाला धन हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। और इधर वाला जो भाग है वह क्या है? एनोड। और यह किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से। पॉजिटिव मतलब धनात्मक से। तो बैटरी का जो ऋणात्मक वाला पॉइंट है वह किससे जुड़ा है? कैथोड से। और धनात्मक वाला आपको एनोड से। और जब जल में इसमें विद्युत धारा दी जाएगी तो जल दो भाग में टूटेगा, एक ऑक्सीजन में, एक हाइड्रोजन में। तो ऑक्सीजन गैस किस पे जाके चिपक जाएगी? एनोड पर। और कैथोड पे कौन सी गैस चिपकेगी? हाइड्रोजन। आपसे क्या पूछ रहा है? जल का विद्युत अपघटन में कैथोड पर, कैथोड पे देखिए तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। इसलिए आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, आइए देखिए आप Fe2O3 और प्लस 2Al कन्वर्ट हो रहा है Al2O3 प्लस Fe। अब आपको यहाँ से दिखना चाहिए, यहाँ Fe एक धातु है,
Fe एक क्या है, धातु है, या Fe एक क्या है, धातु है, और यहाँ से एल्युमिनियम क्या किया है, इसको हटा दिया है, तो क्या बना दिया, Al2O3, और फिर Fe। केवल एक चीज को हटाया है ना, हम आपको बताए थे केवल एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा करके उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। अगर दो को हटाता तो क्या होता, द्विविस्थापन। चलिए आइए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन में होता क्या है, श्वसन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसके कारण हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब श्वसन में क्या होता है कि हम देखते हैं श्वसन के दौरान जब हमारा शरीर भोजन करता है तो हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ये सब लेते हैं शरीर में। अब क्या होता है, वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज टूट ही नहीं सकता। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन जैसे आवश्यक होगा तो वह ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया भी है। आइए, CuO प्लस H2O कन्वर्ट हुआ Cu और H2O में। अब यहां से देखें, यहां से क्या हो रहा है, Cu ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। Cu किसका त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का Cu क्या कर रहा है, त्याग, मतलब यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया। अब सुनिए, ठीक है, CuO जो है यहां से ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, तो क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाइएगा, Cu ने यहां से क्या कर दिया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए हाइड्रोजन फिर आगे जाके किससे जुड़ रहा, ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन क्या कर लिया, ऑक्सीजन को जोड़ लिया। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, देखिए जो ऑक्सीजन का त्याग करता उसका होता है क्या, अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन, आपको याद आ रहा होगा। जो क्या करता है, आपको ऑक्सीजन का त्याग करता है उसको बोलते हैं अपचयन, और जो ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उसका क्या होता है, उपचयन। अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब तो ये H2O बना है। और इसमें देखिए तो कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हटा रहा है, इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ, अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब यहाँ दोनों चीज हो रहा है, और दोनों चीज जब ही होगी, अपचयन उपचयन, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कलर चेंज कर दें, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्यों हुआ, किसका क्या हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। आइए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। अब क्या होता है, साग सब्जी में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। दुनिया का हर पदार्थ में कार्बन है। ठीक है, जब साग सब्जी में कार्बनिक पदार्थ है तो सूक्ष्म जीव मतलब जो मैक्रो बैक्टीरिया है वह क्या करता है, उस कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर देता है। विघटित का मतलब होता है तोड़ता है। तो छोटे छोटे जब खंडों में तोड़ता है तो वहां ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त। और जिस जगह ऊर्जा मुक्त होगी वह होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जहां ऊर्जा चाहिए तब वह टूटेगा तो ऊष्माशोषी होगा। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं। क्या होता है, एक्चुअली में लोहा का कोई रड है मान लीजिए, इस लोहे के रड के आसपास अगर मान लीजिए हवा मौजूद है, इस हवा में क्या है, नमी भी है। इस हवा में, यह हवा है, इसमें नमी है। जब हवा में नमी होती है तो वो लोहा पे क्या लगाता है, जंग लगाता है। अब इस जंग के बचाव के लिए इस लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, जिस परत का नाम है जिंक की परत। किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक का। जिंक का क्या कर दिया जाएगा, कोटिंग कर दिया जाएगा। कोटिंग मतलब होता है परत लगाना। और जब जिंक का परत चढ़ाया जाता है ना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं गल्वनीकरण या यस्दीकरण। तो आपके एग्जाम में हो सकता है गल्वनीकरण ना पूछ करके यहाँ क्या पूछ देता, यस्दीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यहाँ गैल्वेनीकरण ना होके यस्दीकरण भी पूछ सकता है। तो क्या होता है, लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना।
निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विस्थापन। जब भी विस्थापन अभिक्रिया होगा तो हम बताएं एक अधिक क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को वहां से हटा देगा। देखिए CaCO3 कन्वर्ट हो गया CaCO2 में। अब यह आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? एक बड़ा यौगिक दो भाग में टूटा था। यह कौन सा है? यह है विघटन अभिक्रिया कहिए, ठीक है, या वियोजन अभिक्रिया कहिए। अब यहाँ देखिए CaO2HCl CaCl2 और H2, इसमें आपको कुछ भी दिख रहा है ऐसा क्या? कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ से दिख रहा है Ca और Cl2 के साथ जुड़ गया और यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो इस टाइप में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए Fe एक अधिक क्रियाशील धातु है। किसको हटा रहा है? कॉपर को हटा रहा है और इसका स्थान ले रहा है। Fe ने किसको हटा दिया? कॉपर को, और क्या बना दिया? FeSO4 और Cu, ठीक है। तो इस टाइप की अभिक्रिया अधिक क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को हटा करके उसका स्थान ले ले तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी आगे आप देखिएगा तो एसिड बेस रिएक्शन है, डी नंबर। चलिए आइए नेक्स्ट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि कहलाता है? हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीजन का वृद्धि किसमें होगा? ऑक्सीडेशन में। और ऑक्सीडेशन का उच्चारण ओ ऐसे हो रहा है तो क्या हो जाएगा? उपचयन, ठीक है। और इसी में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यह पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या होगा? उपचयन। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए यहां से Zn ने किसको हटाया है? स्पष्ट दिख रहा है Cu को हटा दिया। यहां से इसको हटाया और SO4 के साथ क्या बना दिया? ZnSO4 और यहाँ Cu। तो क्या देख रहे हैं? यह क्या है बताइए? तो विस्थापन। एक अधिक क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को जब हटाता है तो क्या कहलाता है? विस्थापन। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड का सूत्र पहले देख लीजिए, AgI। और यह हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीला। ये सीधा याद ही रखना है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए भोजन का पाचन एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया। भोजन के पाचन में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, ठीक है, यह सब हमारे शरीर में जाता है। उस भोजन से टूट करके यही जाता है। अब उस चीज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। भोजन के पाचन को अपने अंतिम आयाम तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और ऑक्सीजन जैसे आवश्यक होगा तो वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आइए। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। अब आयन का आदान प्रदान देखिए, यहाँ Ag है और यहाँ Ag है, NO3 है, NaCl है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? Ag किसके साथ कन्वर्ट हो रहा है? Cl के साथ जा रहा है। और यहाँ से NO3 से कौन चिपक गया? Na चिपक गया। तो आयन का मतलब क्या होता है जानते हैं? पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ क्या NO3 माइनस बनता है। इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। NO3 माइनस होता है, Ag प्लस होता है। ये प्लस वाला इसके Cl माइनस वाले से जुड़ जाता है और यहाँ Na प्लस होता है, NO3 माइनस के साथ जुड़ जाता है। होता क्या? ये Ag प्लस है, NO3 यहाँ क्या है? माइनस। NaCl क्या है? प्लस और Cl क्या है? माइनस। तो यहाँ देखिए प्लस वाला किसके साथ जुड़ रहा है? Cl माइनस के साथ, तो AgCl बना दिया। Na प्लस वाला NO3 के साथ जुड़ के क्या बना दिया? NO3। तो आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान। तो यह क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? देखिए याद रख लीजिए, अम्ल होगा जल में घुलेगा तो वह H प्लस देगा। अगर वह क्षार होगा, ठीक है, तो वह क्या देगा? OH माइनस देगा, ठीक है। तो जल में घुल के क्या पूछ रहा? अम्ल पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस आयन। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? देखिए चूना जल को रासायनिक नाम जानने से पहले एक सूत्र देख लीजिए आप, एक समीकरण CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर में घुला, जल में घुला और क्या बना दिया? CaOH2। इसका नाम है CaOH2 का, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर इंग्लिश में,
ठीक है। लाइम वाटर का मतलब होता है चूना जल। लाइम वाटर को हिंदी का मतलब क्या हुआ? चूना जल, ठीक है। और इसी का एक रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को एक चीज और कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो याद रखिएगा 3 नाम है, एक लाइम वाटर, ठीक है, चूना जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, यह रासायनिक नाम है। यह कैसा नाम है? रासायनिक नाम है, ठीक है। अब देखिए CaO जो है इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी का नाम है बिना बुझा चूना। इसका नाम है बुझा हुआ, इसका बिना बुझा। और इसी को कली चूना कहते हैं, इसी को क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। इतने नाम है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। CaO का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा चूना है, कली चूना है। अब आपको यहाँ पूछ क्या रहा है? चूना जल का पूछ रहा है, रासायनिक नाम। नाम स्पष्ट देख लीजिए, रासायनिक नाम। अगर चूना जल का रासायनिक नाम पूछ रहा है तो कैल्शियम क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आपके दिमाग में आएगा बुझा हुआ चूना, तो यहाँ भी लिखा है, यह क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यह रासायनिक नाम नहीं है, यह रासायनिक नाम नहीं है। समझ में आ गई बात? आइए, निम्न में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है कि जो आप गाड़ी चलाते हैं, कारखाने हैं, उससे 2 टाइप की गैस निकलती है, एक SO2 और एक NOx। यहाँ 2 भी हो सकता है, X में 3 भी हो सकता है, कुछ भी। यह दोनों गैस वायुमंडल में फैल जाता है, ठीक है। और जब वर्षा होती है ना, तो वह वर्षा का जल, उसमें तो वर्षा में क्या है? वर्षा के पानी में क्या है? जल है। यह H2O से रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2SO4। यहाँ से देखिए H2 होगा और यहाँ SO2 से रिएक्ट करके SO4 बना देगा, ठीक है। और यही H2SO4 जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और यही सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा के लिए जाना जाता है। अम्ल वर्षा का जो pH होता है ना, वह लगभग 5.6 से कम ही होता है, ठीक है। 5.6 से कम होता है यह pH। हम देखेंगे pH क्या होता है आगे, ठीक है। और यह अम्ल वर्षा के लिए उपयोगी है। तो आप देखिए तो कह रहा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का ही नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन नहीं, इसके कारण नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड इसके कारण भी नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। अगर कोई उदासीन विलयन है तो आप pH स्केल पे देखिए, pH स्केल पे 0 से लेकर 14 तक की संख्या होती है, ठीक है। जहां 7 किसको दिखाता है? उदासीन विलयन को। उदासीन विलयन, सॉरी विलयन होता है, ठीक है। और 0 क्या बताता है? इससे इधर इतने दूर पे अगर आइएगा ना, यहाँ पे अगर कोई चीज है 0 से 7 के बीच या 0 और 7 से पहले, तो यह क्या है? अम्ल है। यह क्या है? अम्ल है। और यहाँ से इस जगह आइएगा ना, यहाँ क्या है? क्षार है। अगर इधर किसी का pH मान है तो वो क्या है? क्षार है। जबकि 14 पे सबसे प्रबल क्षार होता है। सबसे ताकतवर क्षार कौन होगा? जिसका pH मान कितना होगा? 14। सबसे ताकतवर एसिड कौन होगा? जिसका pH मान क्या होगा? 0 होगा। क्या? सबसे ताकतवर यह क्या होगा? अम्ल होगा। या हाँ, इसको यही बोलते हैं, सबसे प्रबल कहिए या ताकतवर कहिए, जो कहिए, प्रबल क्या होगा? अम्ल होगा। इसको सबसे प्रबल लिख देते हैं, प्रबल। यह क्या होगा? क्षार होगा। समझ में आ रहा है बात? अब 0 पे सबसे अधिक है, और 0 से जैसे हम 7 की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगी? अम्लता कम होते जाएगी। अम्लता क्या होती जाएगी? कम, क्योंकि सबसे अधिक कहाँ है? 0 पे। 0 से इधर आएंगे तो क्या होगा? कम होगा। जबकि 7 से आगे बढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे क्षारीयता क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है, क्योंकि सबसे अधिक कहाँ है? 14 पे। ये याद रखिएगा, फंसा सकता है इसमें। तो उदासीन विलयन का pH कितना होगा? 7। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। निम्न में से कौन लवण है? अब देखिए, लवण होने के लिए
आपको देखना होगा कि वो बना किससे है। HCl, HCl में देखिएगा तो यह H+ आयन देगा, तो यह क्या है, यह अम्ल है। NaOH, OH है ना, OH जहां भी दिख जाए वह क्या है, क्षार है। ठीक है, अब इसमें देखिए NH4OH, इसमें भी OH है, तो यह भी क्या है, क्षार है। जबकि K2SO4 में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं बना किससे है, तो यह बना है KOH, ठीक है, और H2SO4। जहां भी OH दिख जाए अभी हम बोले वो क्या है, क्षार। इसका मतलब KOH क्या है, एक क्षार है। और H2SO4 तो आप पहले से जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो यह एक अम्ल है। और क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाता है वही पदार्थ क्या कहलाता है, लवण। और दूसरा क्या बनता है, जल। एसिड बेस रिएक्शन में जब आप पढ़िएगा अम्ल और क्षार रिएक्शन में, एक रिएक्शन यह होता है कि क्षार और अम्ल अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण और जल। तो यह क्या है, एक लवण है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपको हमने सभी ऑप्शन पे समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। निम्न में कौन लवण है, अब देखिए लवण है तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। आइए, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो देखिए पीएच जो हमारे शरीर का होता है वह होता है 7.0 से लेकर 7.8, जिसमें हमारे रक्त का पीएच कितना होता है, लगभग 7.35 से लेकर 7.45 के बीच। रक्त मतलब हमारे खून का पीएच मान इतना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा पेशेंस से समझिए, क्योंकि एक ही स्लाइड में हम कम से कम 5 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का यूज खाना बनाने में, बेकिंग नाम से ही बेकरी, ऐसे याद रखिए, नहीं होता है, सिंपल भाषा में बेकिंग मतलब बेकरी, तो इसका बेकरी में यूज होता है, जहां ब्रेड बनता है, पाव रोटी जिसको आप बोलते हैं। तो बेकिंग पाउडर पे एक स्टोरी सुनाते हैं, उसी से सारा चीज याद आया। बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा, इसी को क्या बोल देते हैं, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, ठीक है। अब जब इसके लिए एक याद रखिए कि एक कोई दोस्त है, एक दूसरे दोस्त के यहाँ गया घर पे मिलने के लिए, तो दोस्त ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, खाना वाना खिलाया, ठीक है, पाव रोटी खिलाया, बेकिंग पाउडर से बना हुआ क्या खिलाया, पाव रोटी। और खाने के बाद दोस्त क्या कहता है, बाय मैं जाता हूँ, क्या कहेगा, बाय मैं जाता हूँ, ठीक है। और बाय किससे कहेगा, हाथ से कहेगा। बाय आजकल बोलने से पहले आदमी हाथ हिलाता है, तो किससे हिलाएगा, हाथ से। इसका मतलब बेकिंग पाउडर में क्या आएगा, हाथ का पहला शब्द हैंड है, हाथ का इंग्लिश वर्ड क्या है, हैंड, उसमें एच आएगा। तो जिस भी नाम में एच दिख जाए ना, Na के साथ एच दिख जाए, इसका मतलब बेकिंग पाउडर का सूत्र है, याद रखना। बेकिंग पाउडर मतलब जाते समय बाय बोलेगा तो नाम में चाहे तो हैंड मिलेगा या नहीं तो क्या मिलेगा, बाय मिलेगा। एक कहानी से 2 चीज याद आ गया। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। Na होता है सोडियम और CO3 होता है कार्बोनेट। तो सोडियम बाय कार्बोनेट, बाय किससे कहते हैं, हैंड से। तो Na है सोडियम, CO3 जहां भी दिख जाए, दुनिया के किसी भी सूत्र में CO3 दिख जाए तो वो कार्बोनेट है। और हमने क्या कहा, Na, हाय या बाय जो कहिए, बाय कहा किससे कहा, हाथ से कहा, बाय किससे कहा, हाथ से, इसलिए H आया। तो NaHCO3 ही क्या है, बेकिंग पाउडर का सूत्र है। अब आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, इसी को सोडियम बाय कार्बोनेट कहते हैं। आइए, अब वॉशिंग पाउडर है। वॉशिंग पाउडर में जिसको हम धोने वाला सोडा कहते हैं, इसी को एक शब्द है धोने वाला सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहेड्रेट। देखिए Na सोडियम है, CO3 अभी हम बताएं कार्बोनेट होगा, तो सोडियम कार्बोनेट। यहाँ 10 है ना, 10 के लिए क्या यूज हो रहा है, डेका। और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट, ठीक है। तो वॉशिंग पाउडर का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। अब आइए एक सूत्र और है विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। देखिए Ca क्या है, कैल्शियम,
O है ना, एक ऑक्सीजन है तो इसलिए नाम में क्या दिख रहा है, ऑक्सी। और Cl2 क्लोरीन के लिए क्या आया है, क्लोराइड। समझ में आ रहा, CaOCl2 को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, याद हो गया होगा हमारे सेंस से। अब आइए जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, इसको कैल्शियम, देखिए Ca क्या है, कैल्शियम है तो कैल्शियम आ गया। SO4 जहां भी आएगा ना सल्फेट आएगा, नाम क्या आएगा, सल्फेट। और यहाँ 2H2O है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 का मतलब होता है डाई, 2 का मतलब क्या होता है डाई, H2O का मतलब क्या है, हाइड्रेट। अभी हम आपको बताएं हाइड्रेट, यहाँ भी डेका हाइड्रेट में। तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। इसी जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पे क्या कर दे, गर्म कर दे। जब भी कोई चीज को गर्म कीजिएगा तो उससे वाटर उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो यहाँ पानी है ना, यह पानी उड़ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ 2 को H2O था ना, इसमें से उड़ गया बहुत पानी, आधा ही पानी बचा, और इसी का नाम है POP, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, बेकिंग पाउडर ने, बेकिंग में हम बताए थे खाना खिलाएगा तो क्या आएगा, H। देख लीजिए H किस में है, केवल C ऑप्शन में है, इसलिए आंसर क्या होगा, C, NaHCO3। आइए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय मतलब होता है अलग। चूना पत्थर, इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। खड़िया, इसी को खड़िया भी बोलते हैं, इसका भी सूत्र क्या है, CaCO3। संगमरमर, इसका भी सूत्र क्या है, CaCO3। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अभी बताए थे जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करके हम क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि खड़िया का भी सूत्र CaCO3 है, चूना पत्थर का भी CaCO3 है, संगमरमर का भी CaCO3 है, केवल अलग कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है। अभी हम बताए थे आपको इसमें pH स्केल में, क्षारक के लिए क्या होता है, pH स्केल पे अगर हम 7 से और 14 के बीच जाते हैं तो वो क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। जबकि 0 से 7 के बीच क्या होता है, अम्ल। ठीक है, pH हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो क्षारक है ना, देखिए तो 7 से ऊपर कौन है, 2 नहीं है ऊपर, 7 ही है तो उदासीन हो गया, 6 अम्ल है, जबकि 13 7 से ऊपर है 14 के बीच है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 आंसर, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड अम्ल है तो pH क्या होगा, 0 से 7 के बीच होगा। 0 से 7 के बीच 12 आता है, नहीं। 7 आता है, नहीं। 7 उदासीन है। 8 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 7 से ऊपर है। 4 आता है, तो आंसर क्या होगा, 4। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, देखिए एक कंसेप्ट है, जल में घुलनशील भस्म जिसको बेस कहते हैं क्षार कहलाता है, लेकिन सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा, क्षार। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। एकदम सीधा फैक्ट से आपको याद ही रखना है। निम्न में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है। प्रबल लवण जो है ना, देखिए यह NaCl है, NaCl क्यों है, क्योंकि यह बना है NaOH प्लस H2SO4 से रिएक्ट करके बनाया है NaCl प्लस H2O। जहाँ NaOH जो है ना, यह प्रबल लवण है, सॉरी प्रबल क्या है, क्षार है, क्योंकि इसमें क्या है, OH है, स्ट्रॉन्ग क्षार है। H2SO4 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल अम्ल है। अगर कोई रिएक्शन प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर बना होता है अगर कोई, तो वह जो लवण होता है ना, वह क्या होता है, प्रबल होता है। तो यह भी क्या है, प्रबल लवण है। आई होप मेरे बात समझे, यह मतलब स्ट्रॉन्ग है। NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग लवण है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। आइए, कली चूना का रासायनिक नाम क्या है, यह आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इससे पहले आ चुका है यह।
जिसका सूत्र क्या होता है CaO, इसी को कली चूना कहते हैं। और बूझा हुआ चूना, क्या बूझा हुआ चूना किसको कहते हैं, CaOH2 को कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर CaO 3 नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक नाम पूछा है ना। आइए, सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, हाँ सेम क्वेश्चन, कई बार स्लाइड बनाते समय ये गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अब देखिए इसके लिए भी एक धांसू आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, जिंदगी में नाम भूल जाइएगा लेकिन यह ट्रिक नहीं भूल पाइएगा। देखिए जब भी जो चीज पेपर में बोले लाल लिटमस, इसको इंग्लिश में रेड कहेंगे ना तो R लिख दीजिए। किस में बदल रहा है, नीला में, नीला का इंग्लिश वर्ड क्या होता है ब्लू, तो R बदल गया किस में, B में, तो देखिए R बदल गया किस में, B में। लास्ट में क्या आया, B आया ना, B आया तो इसलिए बेस होगा। रेड बदल गया ब्लू में, रेड बदल गया किस में, ब्लू, लाल बदल गया किस में, नीला में, तो नीला में तो लास्ट में बेस बनाना, बी बनाने, ब्लू बना तो क्या बना, बी बना, इसका मतलब बी से ही लेटर वाला शब्द होगा तो बेस, और बेस का हिंदी क्या होता है क्षार। ठीक है, जो OH माइनस देता है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर तो सीधा आपको दिख गया, रेड ब्लू में बदला तो ब्लू का मतलब बेस, तो बेस OH देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। लेकिन अब हम जस्ट इसका उल्टा करेंगे, ब्लू किस में बदला है, रेड में। अब देखिए बी से स्टार्ट हुआ किस में आया, रेड में, तो बी से जब स्टार्ट होगा और रेड में आएगा, पहले बी आ चुका है तो अगला लेटर बी से पहले वाला क्या होगा, ए, तो ए से नाम होगा तो एसिड, इसलिए क्या हो जाएगा अम्ल, इस पे क्या होगा H+। अगर नहीं भी इतना याद रहता, एक याद हो गया ना, R से बदला B में तो B ही होगा, तो बेस होगा, बेस मतलब क्षार होगा, तो OH माइनस होगा, सीधा आपको याद रख लेना। अब कुछ और भी नाम है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जब हम प्रयोग करते हैं मतलब अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज जब अम्ल में जाता है तो वो कौन सा रंग देता है, लाल रंग या गुलाबी रंग, जबकि क्षार में जाएगा तो कैसा देगा, पीला। जबकि फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन एक रासायनिक पदार्थ है, वह जब अम्ल में जाता है तो वह रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। जैसे क्षार में जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, गुलाबी या बैंगनी। यह सब आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में, VVI है यह स्लाइड आपके लिए VVI है। जबकि हल्दी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, कैसा सूचक है, प्राकृतिक, मतलब हमको सीधा खेत से गए उखाड़े हल्दी लाएं, हल्दी का मान लीजिए आप उजला रंग का कपड़ा पहने, हल्दी का दाग लग गया तो दाग तभी कैसा दिखेगा, पीला। ठीक है, घर में आपके शर्ट पे, उजले कलर के शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया, वो पीला। लेकिन जैसे आप उसको धोइएगा ना सर्फ में, सर्फ एक क्षार होता है, सर्फ क्या होता है, क्षार, उस पीले रंग का कलर किस में बदल जाएगा, लाल और भूरा में। आप देखे होंगे अपने घर पे कई सारे कपड़ों पे। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, अम्ल में क्या देता है, पीला रंग, जबकि क्षार में क्या होता है, लाल और भूरा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। आइए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को, अभी तुरंत आपको नाम बताएं, नीला, इंग्लिश वर्ड लिखिए, ब्लू, किस में बदल गया, रेड में, तो R लिखिए। B बदल रहा R में, तो B आ चुका है पहले तो R में, तो लास्ट में क्या होगा, A, और A से नाम क्या होता है, एसिड। एसिड मतलब क्या, अम्ल, और अम्ल होता है तो वह क्या देगा, अम्ल होगा तो उसका pH मान क्या होगा, 0 से 7 के बीच होगा, मतलब 0 होगा और 7 से पहले होगा। तो देखिए 7 उदासीन हो गया, नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, ये क्षार का है, यह भी क्षार का है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। याद ही नहीं करना इस सब ट्रिक पे। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से क्या, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र याद रख लीजिएगा, COOH होल ट्वाइस पूरे का, इसी को ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक रूप से यह हमको टमाटर, पालक में पाया जाता है, इसलिए कहा था टमाटर ज़्यादा खाने से, टमाटर के जो बीज होते हैं ना उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ज़्यादा अगर कोई टमाटर का सेवन कर रहा है, ज़्यादा का मतलब एक दिन में आधा किलो खा रहा है, एक पाव खा रहा है, तो उसके पेट में पत्थर होने की संभावना, क्योंकि यही ऑक्जेलिक अम्ल आपकी किडनी में जाके स्टोर हो जाता है और क्या बनाता है, पथरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टमाटर। और अगर हम देखें संतरा में अलग अम्ल होता है, आगे हम देखेंगे।
सिरका में अलग होता है, इमली में अलग होता है, टार्टरिक होता है, ठीक है। फॉर्मिक संतरा में आपको क्या सिरका में जो है ये होता है, एसिटिक बोलते हैं, वो होता है। तो ये सब हम आगे देखेंगे, अभी आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, यह तो आपको बताना ही नहीं चाहिए क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। जिप्सम, यह तो जिप्सम है, ठीक है। यह क्या है? यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जबकि यह क्या, आप आंसर कमेंट्स में कीजिएगा, सी नंबर लिख करके आप उसका नाम जरूर लिखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, पहले पढ़ा चुके हैं। यह आयोडीन युक्त नमक होता है, देखिए इसमें NaCl KI और NaCl KiO3, यह दोनों टाइप से आप आयोडीन नमक मिला सकते हैं, ठीक है। नमक का सूत्र NaCl है, लेकिन उसमें आयोडीन मिलाने के लिए चाहे तो हम पोटासियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडेट या दोनों को मिलाते हैं, तभी यह बनता है क्या? आयोडीन युक्त नमक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए, दही में कौन सा अम्ल होता है? देखिए अब अभी हम बताए थे ना आपको, पीछे है, नींबू हो या संतरा हो, इसमें कौन सा अम्ल है? सैट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल, यह सब याद रखना है। सिरका में एसिटिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और लाल चींटी जब काटता है तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो ये सारे नाम हैं जो सब में पाया जाता है, ठीक है। अब है दही, दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दही को जमाता है दूध से दही में, तो इसलिए क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। और यह सारे नाम भी आप याद रख लीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? VBI है। आइए, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ का है। शल्य चिकित्सा जानते हैं, जब आपका हड्डी टूट जाता है तो हम क्या करते हैं? प्लास्टर करवाते हैं। अब प्लास्टर किससे कराते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आप इसका सूत्र बताइएगा, पहले आप पढ़ चुके हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, अब देखिए धोने का सोडा है, आपको हम पहले बताएं, खाने का सोडा और धोने का सोडा। आपका इसका नाम हम अभी लिख देते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो यह क्या हो गया? ए नंबर ऑप्शन, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये तो सीधा याद ही रखना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग हम बताए थे खाने के लिए गया, बेकिंग मतलब खाने वाला, और खाने वाला सोडा में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा और सोडियम कार्बोनेट होगा। तो देखिए किसमें? सोडियम हाइड्रोजन, बाय किससे कहा था? हाथ से, तो हाइड्रोजन आ गया और कार्बोनेट। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हम जानते हैं हमारे पेट में, अमाशय में जब आप जाइएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? यह पहले भी आ चुका है, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम यह है, ऑप्शन नंबर बी। और इसी को 373 केल्विन पे जब गर्म कर रहे थे तो इससे क्या बना था? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र क्या था? यह, ठीक है। आइए, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? अभी आप पढ़ क्या है पीछे, क्या होता है? एसिटिक अम्ल। जहां कोई कंसेप्ट नहीं है वहां हम ज्यादा नहीं टाइम दे रहे हैं। धोबी सोडा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबी वाला सोडा मतलब इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा का अभी हम आपको सूत्र लिखाए भी है, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका डाइहाइड्रेट, डेका हाइड्रेट सॉरी। तो क्या हो जाएगा? सी। या पहले पढ़ चुके हैं आप, धोबी वाला सोडा, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक देखिए, फिनोप्थेलिन एक रासायनिक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज एक रासायनिक सूचक है, जबकि हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अब आप बताइएगा कमेंट्स करके, अम्ल में हल्दी कौन सा रंग देता है और क्षार में हल्दी का दाग किस रंग में कन्वर्ट हो जाता है? दोनों आंसर कीजिएगा, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या? सूक्ष्म बर्फ क्या होता है? इसको ड्राई CO2 कहते हैं, ड्राई CO2, ठीक है। तो इसका सूत्र तो CO2 है।
अब इसका उपयोग क्या होता है, आप फिल्म सब में कभी देखते होंगे कि बगल में लगता है कि बादल सब उड़ रहा है, तो ड्राई CO2 का अगर एक छोटा सा टुकड़ा ला करके छोड़ दिया जाए ना हवा में, तो क्या होता है, ड्राई CO2 अभी यहाँ पे क्या है, ठोस अवस्था में है। ड्राई CO2 का मतलब हो गया बर्फ, CO2 का बर्फ, सीधा समझिए CO2 का क्या बना दिए, बर्फ बना दिए, जिससे इसको हवा में रखिएगा ना तो यह ऊर्ध्वपातन करेगा और यह ठोस से सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में। तो फिल्म सब में जो बादल का सीन बनाया जाता है ना, तो यही ड्राई CO2 का बड़ा बड़ा टुकड़ा ला के रख दिया जाता है, और इससे जो गैस निकलती है ना, ये चारों बगल आपको बादल की तरह दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CO2। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 17 है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 2 है, फिर 8 है, फिर 7 है। अब इसको क्या कीजिए, आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना, तो इसको सीधा समझिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस सब को जोड़ देते हैं, 2 में 8 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़े कितना हो गया, 17, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी पदार्थ में 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या ही होती, परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या है 17, और 17 परमाणु संख्या किसका होता है, क्लोरीन का। किसका है, क्लोरीन, जिसका संकेत Cl है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, C। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया, हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आप देखिएगा तो 7 आवर्त हैं। आवर्त का मतलब होता है क्षैतिज रेखा। आवर्त क्या है, क्षैतिज रेखा है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, मतलब ऐसे वाली रेखा, ठीक है। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा, ऐसे वाली रेखा का नाम क्या है, रेखा नहीं है, कॉलम है, ठीक है। ऐसे वाले खांचे का क्या नाम है, इसको बोलते हैं वर्ग, जिसकी संख्या कितनी होती है, 18। याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, जबकि आवर्त की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया ना, तो यह परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया, क्योंकि अभी आप पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पर बनता है, परमाणु संख्या पे। अभी हम बना के दिखाएं कि अभी जो हम क्लोरीन, इससे पिछले क्वेश्चन पे आए तो हमने क्या दिखाया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, 2, 8, 7, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 हो गई, तो परमाणु संख्या भी कितनी है, 17, तो क्लोरीन बन गया। उसी तरह जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या पे काम किया। क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या, ना कि परमाणु घनत्व, ना कि परमाणु आयतन, ना। अब परमाणु द्रव्यमान पे कौन काम करेगा, आगे देखेंगे हम एक और, ठीक है। मेंडलीफ आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पे काम करता है। तो इसमें आवर्त कितने हैं, 7, और वर्ग कितने हैं, 18। आइए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु, देखिए ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है, O3। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। जबकि यहां मान लीजिए ओजोन ना पूछ के क्या पूछता, ऑक्सीजन, तो इसमें परमाणु संख्या कितने हैं, ऑक्सीजन की 2। आइए, अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। अब देखिए अमोनिया कह रहा है ना, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3, तो 1:3। पहले नाइट्रोजन पूछा है ना, तो नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 3। कौन सा ऑप्शन में है, C। आवर्त सारणी में आवर्त क्षैतिज पंक्तियां कितनी होती है, अभी हम आपको बताएं। आवर्त मतलब होता है यह वाली लाइन, इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 7। संख्या किसकी है, आवर्त की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए। आवर्त सारणी में जो प्रत्येक आवर्त का सदस्य होता है ना, वह होता है निष्क्रिय गैस। अभी आप इसको समझ लीजिए, हम थोड़ा सा आपको डायग्राम से बता देते हैं। यह होता है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, इस तरह से होता है। 1 मिनट रुक जाइएगा।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक हीलियम होगा इस जगह पे, और इस जगह से आपको स्टार्ट होगा, आगे हम देखेंगे, अच्छे से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में ना, जैसे कोई कह रहा है क्या, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त हम बताएं अभी कौन सा लाइन होता है, क्षैतिज लाइन। जैसे इस क्षैतिज लाइन में जाइएगा ना, अंतिम वाला सदस्य किस में जाएगा, 18वां वाला वर्ग में। अंतिम वाला किस में जाएगा, 18वें वर्ग में। 18वें वर्ग में एक गैस है जिसका नाम है निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस मौजूद है, निष्क्रिय, जिसमें आपको हीलियम है, आर्गन है, ठीक है, जेनन है, क्रिप्टन है। तो ये कौन सी गैस है, निष्क्रिय गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक मतलब मॉडर्न आवर्त नियम में तत्वों का गुणधर्म है। अब देखिए क्या करा, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन के, परमाणु संख्या के आवर्त फलन के, परमाणु साइज के आवर्त फलन के, परमाणु आयतन के आवर्त। देखिए हम बताए थे आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया था और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन के बराबर है। किसके बराबर है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभी हम आपको बताएं यह चीज। आइए, सोने की परमाणु संख्या, सोना का जो यह होता है ना संकेत, वह Au होता है, इसका परमाणु संख्या क्या है, 79। यह सीधा याद ही रखना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। 54, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार। अब देखिए, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजेंटल। क्षैतिज मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल मतलब ऐसे वाली लाइन, और ऐसी वाली लाइन का क्या नाम है, आवर्त। अब आपको बताना है खड़ी लाइन का नाम क्या है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त। खड़ी लाइन का नाम क्या है, आप अभी जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अब देखिए आपके सामने यह है एक आवर्त, मतलब यह है एक पीरियडिक टेबल, ठीक है। इसको देखते हैं। अब आपको यहाँ पे हमने 4 कलर का प्रयोग किया है। पहला कलर क्या है, पीले रंग का। पहला कलर यहाँ पीले रंग का। यह जो पीले रंग का 2 गो लाइन खांचा बना है ना, 1 और 2, इसका नाम है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो एस एक उपकक्ष है, पी एक उपकक्ष है, डी एक उपकक्ष है और एफ एक उपकक्ष है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो वहाँ पे यह सब चीज़ सिखाया जाता है। एस उपकक्ष में कितने उपकक्ष होते हैं, 2। एस में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। पी में कितना हो सकता है, 6। डी में कितना हो सकता है, 10। और एफ में कितना हो सकता है, 14। तो इसलिए एस में कितने खांचे बने हैं, 2, ठीक है। आगे का जो 2 है ना, वो एस ब्लॉक है। और यहाँ से यहाँ तक 3 से 12 यह डी ब्लॉक है। यह पी वाला नहीं है, यह नहीं समझिएगा, पी है, डी ब्लॉक है, ठीक है। जबकि यहाँ 13 से जब स्टार्ट कीजिएगा ना 18 तक, देख लीजिए 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, यह है आपको पी ब्लॉक। और इसी पी ब्लॉक का 18वां सदस्य क्या था, निष्क्रिय गैस, जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं इससे पहले। और नीचे जाइएगा ना, जब 4 नंबर से आप स्टार्ट कीजिएगा 17 के बीच, तो यहां पे बनता है एफ ब्लॉक, ठीक है। यह कहां से कहां तक बनता है, 4 से 17 एफ ब्लॉक। देख लीजिए, 17 में से 4 घटाइएगा तो आपके यहाँ 13 ही होता, नहीं, लेकिन 4 भी तो इंक्लूड है, इसलिए इसमें 14 को खांचा बनेगा। एफ में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 14। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, 13 से 18 पूछ रहा है। 13 से 18 वाले तत्व का क्या नाम है, 13 से 18 में कौन सा ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक। अगर आपको यह इमेज दिमाग में याद है ना, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकते। मान लीजिए आपसे पूछ देगा 1 से 2 तक वाले वर्ग में किस टाइप के तत्व मौजूद हैं, तो वो क्या हो जाता, जैसे एस के लिए क्या बोलते हैं हम, 1 से 2 के बीच है। पी के लिए क्या बोले हम, 13 से कितने के बीच है, 18 के बीच रहता है। डी किसके बीच रहता है, 3 से लेकर 12 के बीच। एफ किसके बीच है, 4 से लेकर 17 के बीच वाले वर्ग में है। समझ में आ रही है बात, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य, अब इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ देखिए। सबसे पहले जो यहाँ होता है ना, यहाँ हाइड्रोजन समाता है, यहाँ क्या होता है, हीलियम,
ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन होगा और कार्बन इसमें आएगा। कार्बन किस में आएगा? ऐसे ऐसे भरा जाता है। पहले 1 नंबर यहाँ पे भरा जाता है, 2 नंबर यहाँ भरा जाता है, 3 नंबर यहाँ भरा जाता है, 4 यहाँ, ठीक है। आप कहिएगा इसमें क्यों नहीं भर रहे? नहीं भरा जाता है। 5 यहाँ और छठा। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? 6। तो 6ठे नंबर पे आता है तो वो किस में जाएगा? 14वें ब्लॉक में जाएगा, 14 नंबर में। अब देखिए कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 14। हम आपको दिखा भी दिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, अभी हम आपको बताए थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में को बनाया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बनाया गया। ठीक है, परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है उसके आधार पे आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले के द्वारा दिया गया था वह बनाया गया, जबकि मेंडलीव का आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाया गया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। इसमें आवर्त वर्ग की संख्या पूछा नहीं तो वर्ग कितने थे? 8 वर्ग थे। कितने हैं? 8। तो 57 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको आई होप यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में दुगुने होते हैं, आपको 50% ही बनाना है। तो आप एक और वीडियो आएगा, यह पार्ट 1 है, एक और वीडियो आएगा, आप दोनों वीडियो को कर लेते हैं तो आई होप आप अच्छे से जितने क्वेश्चन बनाने हैं उतने क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। तो आइए अब कुछ थोड़ा मोटिवेशनल लाइन पे आते हैं। तो हमारे एक महान विभूति जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका एक कहना था, अगर आपको सूरज की तरह बनना है, सूरज क्या होता है? सूरज पूरे पृथ्वी को प्रकाशमान करता है। उसी तरह अगर आपको समाज, अपने परिवार, अपने देश को प्रकाशमान करना है अपनी क्षमताओं से, तो आपको अगर सूरज की तरह चमकना है ना, चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। पहले सूरज जलता है, जलने का मतलब यहाँ कठोर परिश्रम से है। आप स्मार्ट वर्क, अभी के समय स्मार्ट वर्क के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिएगा ना, तो आप सूरज की तरह चमकिएगा और यही चमक आपके समाज, आपके परिवार, आपके देश, ठीक है, आपके परिवार सब में आपको दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो और जयंती मलिक क्लासेस की ओर से आपके अच्छे रिजल्ट की हम शुभकामना करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो आप इस पे अपना कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि यह परिवार एक बड़े आकार ले सके और आपको हम बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।